नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध 1191 में 1191 में हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी जगह पर लड़ा गया था। हरियाणा का एक जिला है करनाल, उसके निकट एक जगह है तरावड़ी, वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी जो गुरील वंश के थे और पृथ्वीराज चौहान जो चहामना वंश के थे, उनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाद में पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत लेते हैं और मोहम्मद गौरी यह युद्ध हार जाता है। ठीक है, तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, इसके बाद दो और युद्ध हुए तराइन के। उसके अगले साल ही एक युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाता है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, दोस्तों, अगला युद्ध आता है तराइन का तीसरा युद्ध। इसके लगभग 20 साल बाद एक और युद्ध होता है, तराइन का तीसरा युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज। दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो आगे जाके भारत की पहली महिला शासक भी बनी थी। दोस्तों, ठीक है, तो इल्तुतमिश इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, तो ये था तराइन का तीसरा युद्ध। अब आता दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194। 1194 में ये चंदावर का युद्ध होता है और इसकी स्थिति देखे वर्तमान में चंदावर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा जिले के पास जो यमुना नदी है उसके तट पर यह जगह है चंदावर। इस जगह पे युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर राजा जयचंद युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी ये युद्ध जीत जाता है। तो यह युद्ध 1193 और 1194 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता दोस्तों खतौली का युद्ध 1517। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। ये युद्ध था लोधी राजवंश और राणा सांगा। दोस्तों, लोधी राजवंश था दिल्ली सल्तनत का लगभग आखिरी ये युद्ध था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था लोधी राजवंश। उसका युद्ध हुआ था राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ से आते थे, मेवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, वहां से राणा सांगा आता है। राणा सांगा का जो नाम है संग्राम सिंह प्रथम था। इनका मूल नाम था संग्राम सिंह प्रथम। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि राणा सांगा का मूल नाम क्या है। ठीक है, संग्राम सिंह प्रथम। तो राणा सांगा और लोधी राजवंश के बीच युद्ध होता है और यहाँ पर राणा सांगा युद्ध जीत जाते हैं। और दोस्तों, ये जो जगह है खतौली, राजस्थान की एक जगह है कोटा। कोटा में खतौली या पिपलाड़ा एक जगह, वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पे मेवाड़ युद्ध जीत गया था। तो खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। यह युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर यहाँ पे मुगलों की एंट्री हो जाती है भारत के अंदर। दोस्तों, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी युद्ध कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लोधी राजवंश का ये आखिरी युद्ध था जिसके अंदर बाबर ने लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और यहाँ से दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बाद लगातार 4 साल तक बाबर भारत के अंदर युद्ध लड़ता है और दिल्ली के अंदर अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, अगले 300 साल तक फिर मुगल यहाँ पे देश के अंदर कब्जा करके रखते हैं। तो दोस्तों, ये था पानीपत का पहला युद्ध। अब देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये युद्ध अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम हेमू नाम से भी जानते हैं। हेमू जो है आखिरी हिंदू राजा थे दोस्तों, जिन्होंने युद्ध लड़ा मुगलों के साथ। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इसके अंदर अकबर जीत जाता है और हमारे जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू राजा थे ये युद्ध हार जाते हैं और यहाँ पे मुगल युद्ध जीत जाते हैं। अब आता दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध। लगभग 200 साल बाद पानीपत के अंदर तीसरा युद्ध होता है दोस्तों। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अब्दाली युद्ध जीत जाता है और यहाँ पे मराठे युद्ध हार जाते हैं। तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 के अंदर हुआ था। इसके 3 साल बाद और युद्ध लड़े थे बाबर ने, जो कौन कौन से थे वो देखते हैं। 1527 में अगला युद्ध होता है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये 1527 में लड़ा जाता है। ये युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। अभी जो हमने बात की थी, पहले राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था लोधी के साथ। लोधी युद्ध हार जाता है
फिर लोधी युद्ध लड़ता है बाबर के साथ, वहां पर बाबर जीत जाता है, तो दोनों युद्ध में लोधी हार जाते हैं। ठीक है, फिर अब आता है जो राणा सांगा युद्ध जीते थे, वहां पर राणा सांगा और बाबर की वापस लड़ाई होती है, मतलब जो दोनों जीत गए थे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और यहाँ पर बाबर युद्ध जीत जाता है और राणा सांगा यहाँ पे युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, ये जो खानवा जगह है दोस्तों, खानवा है भरतपुर के पास एक गाँव है, राजस्थान का भरतपुर जिला, उसके पास खानवा गाँव है, वहां पर यह युद्ध 1527 में लड़ा गया था। अब इसके अगले साल बाबर एक बार फिर युद्ध लड़ता है चंदेरी के अंदर। ठीक है, 20 जनवरी 1528 में बाबर अगले साल फिर युद्ध लड़ता है चंदेरी के अंदर। ये युद्ध था राजपूत संघ के साथ। दोस्तों, बाबर राजपूत संघ के साथ युद्ध लड़ता है और यहाँ पर वापस जीत जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर युद्ध करने से पहले बाबर काबुल से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर चुका होता है, और इस युद्ध के बाद लगभग जो मुगलों का एम्पायर था वो भारत के अंदर एस्टेब्लिश हो चुका था। यह जो चंदेरी जगह है, आज का जो मालवा है, कोटा के आसपास की जगह और बुंदेलखंड जिला, इसके बीच के अंदर यह जगह पड़ती है चंदेरी। वहां पर 1528 के अंदर युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बाबर ने राजपूत संघ को, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, उनको हरा दिया था। अब आता दोस्तों गागरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, ये लगातार चौथे साल का युद्ध था बाबर का। इस युद्ध के अंदर बाबर का लड़ाई होती है अफगानिस्तान के एक शासक महमूद लोदी से। तो इस लड़ाई के अंदर बाबर फिर जीत जाता है। ठीक है, और ये युद्ध भारत में मुगलों के लिए एक निर्णायक युद्ध होता है, और इस युद्ध के साथ ही भारत के अंदर लगभग 300 साल ये मुगल राज करते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत के अंदर मुगलों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पे मुगलों की एंट्री हो जाती है। अगला युद्ध आता दोस्तों चौसा का युद्ध। ये युद्ध 1539 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था 1539 में चौसा के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ है? दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम के अंदर। ठीक है, बिहार में एक जगह है सासाराम, वहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। दोस्तों, अगले साल फिर युद्ध होता है इनके बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। कहाँ पर होता है? कन्नौज के अंदर। और इस युद्ध का नाम है कन्नौज का युद्ध, जो 1540 के अंदर होता है, और हुमायूं यहाँ पर शेरशाह सूरी से फिर हार जाता है। ठीक है, और इस जीत के साथ ही जो शेरशाह सूरी है, दिल्ली और आगरा दोनों अपने कब्जे में ले लेता है और अपना शासन शुरू कर देता है। तो 1540 और 39 दोनों के अंदर शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, अगला युद्ध आता है दोस्तों 1565। 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम कहते हैं तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में ये लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे जो दक्कन सल्तनत है उसकी संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को यहाँ पे हरा दिया था। ठीक है, तो ये युद्ध जो है राक्षस थंगड़ी नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तालीकोटा की जो लड़ाई है वो किस नाम से जानी जाती है, इसको कैसे हैं? राक्षस थंगड़ी। तो ये युद्ध राक्षस थंगड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य का अंत का प्रतीक है तालीकोटा की लड़ाई। ठीक है, जो 1565 में लड़ी गई थी दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये युद्ध लड़ा गया था 1576 के अंदर। दोस्तों, ये युद्ध 18 जून 1576 में घुड़सवार सेना जो मुगलों की थी और धनुर्धारी जो महाराणा प्रताप की सेना थी। महाराणा प्रताप की सेना थी वो राजस्थान की भील जनजाति थी। दोस्तों, मुगलों की तरफ से इस युद्ध के जो सेनापति था वो था राजा मानसिंह प्रथम। ये जयपुर के राजा थे और आमेर के, जयपुर में आमेर जगह वहां के राजा थे, और इनका और महाराणा प्रताप का ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों मेवाड़ की सेना हार जाती है। ठीक है, इनसे राजा मानसिंह से जो अकबर का सेनापति था, अकबर जो मुगल साम्राज्य में जो दिल्ली के अंदर बैठा था उनका सेनापति था राजा मानसिंह, उनसे महाराणा प्रताप युद्ध हार जाते हैं। ये नाम इसकी पीली हल्दी रंग की मिट्टी से प्रेरित होकर हल्दी घाटी इस जगह का नाम रखा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार जाते हैं और अकबर ये युद्ध जीत जाता है राजा मानसिंह के द्वारा। अब आता दोस्तों एक महत्वपूर्ण संधि। युद्ध के साथ एक संधि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें नाम आता है मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो दोस्तों ये जो संधि होती है 11 जून 1665 में राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। दोस्तों
जो जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद शिवाजी महाराज ये सोचते हैं कि युद्ध लड़ने से अच्छा यहाँ पे संधि कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे साम्राज्य का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था और आमदनी का भी भारी नुकसान होने वाला था, और यहाँ पे जो आदमी थे जो युद्ध लड़ रहे थे वहां पे योद्धाओं का भी भारी नुकसान होने वाला था। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति ये थी, यहाँ पर संधि करना ही बेहतर है। तो इसी संधि का नाम दिया गया पुरंदर की संधि, जो जय सिंह प्रथम जो मुगल सेनापति थे और शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। ठीक है, अब आता दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757। तो प्लासी का युद्ध है वो जगह है प्लासी, कहाँ पर है दोस्तों, ये गंगा नदी के तट पर एक जगह है प्लासी, तो वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। इनके बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के एक नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। ये युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ पर भारत के अंदर अंग्रेजों का लगभग पूरा कब्जा हो जाता है प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, यहाँ पर प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया दोस्तों वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व 3 सेनापतियों ने किया था दोस्तों। एक तो मीर जाफर, यार लतीफ खान और रे दुर्लभ, ये तीनों मिलकर रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध लड़े थे दोस्तों। फिर भी यहाँ पे युद्ध हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत जाती है। तो प्लासी के युद्ध के तहत ब्रिटिश ने भारत के अंदर अपने कदम जमा दिए थे 1757 के अंदर। इसके बाद एक युद्ध आता दोस्तों वांडीवास का युद्ध या वांडीवास की लड़ाई, जो 1760 में हुई थी दोस्तों। ये लड़ाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये लड़ाई दोनों दूसरे मूल के लोगों के बीच में हुई, एक तो थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इन दोनों की लड़ाई भारत के अंदर हुई थी। ठीक है, भारत में राज करने के लिए। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध का एक हिस्सा थी ये लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इस लड़ाई के बाद में यहाँ पे पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। कैसे हुई थी देखते हैं। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इस युद्ध के अंदर दोस्तों सर आयर कोट ने किया था। किसने? सर आयर कोट। और फ्रांसीसी सेना का किया था कॉम्टे डी लेली। इन दोनों ने 3 साल तक युद्ध लड़ा और युद्ध का कोई सम्मानजनक या एक अंतिम नतीजा नहीं निकला। तो पेरिस के अंदर 1763 में एक संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, तो वांडीवास युद्ध की जो समाप्ति होती है वो पेरिस की संधि के साथ होती है, तो 1763 में हुई। और युद्ध जो हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो 1760 में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला युद्ध आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध 1767 के अंदर लड़ा जाता है। अंग्रेजों की तरफ से इसका युद्ध का नेतृत्व किया दोस्तों वहाँ के गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट ने, और मैसूर की तरफ से लड़ा था हैदर अली ने। अंग्रेजों ने हैदर अली को हराने के लिए यहाँ पर हैदराबाद के निजाम और मराठाओं का सहयोग लिया था, मगर दोस्तों अंग्रेज, निजाम और मराठे तीनों मिलकर हैदर अली को युद्ध नहीं हरा पाते और हैदर अली ये युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध की समाप्ति 1769 में एक संधि के साथ होती है दोस्तों, जिस संधि का नाम है मद्रास की संधि। ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि ये प्रथम युद्ध था, इसके बाद 3 और युद्ध होते हैं, वहां पर 2 संधियां और देखने को मिलेगी। तो पहले युद्ध के अंदर संधि जो होती है उसका नाम है मद्रास की संधि। युद्ध 1767 में शुरू होता है और संधि जो है 1769 के अंदर होती है, ये ध्यान रखना। अब आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों। 1780 के अंदर ये युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे? अभी जो निजाम और मराठे अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अब वो हैदर अली के साथ हो जाते हैं। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हैदर अली, निजाम और मराठे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और ये युद्ध जीत लेते हैं। तो हैदर अली ने तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर, जिनका नाम था कर्नल बेली, इनको युद्ध हरा दिया। और इस युद्ध के तहत लास्ट में एक संधि होती है 1784 के अंदर। ठीक है, उस संधि का नाम है मैंगलोर की संधि, जो 1784 के अंदर होती है। मगर दोस्तों यहाँ पे इस युद्ध के दौरान, युद्ध के अंदर मौत नहीं होती हैदर अली की, मतलब युद्ध के दौरान एक बीमारी की वजह से हैदर अली की मौत हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी आता है टीपू सुल्तान। तो मैंगलोर की संधि जो की थी हैदर अली की तरफ से टीपू सुल्तान ने की थी। अब आता है दोस्तों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 में। यहाँ पर वापस करने में ट्विस्ट आता है, ब्रिटिश कंपनी के साथ फिर से निजाम और मराठे शामिल हो जाते हैं और टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। दोस्तों इस टाइम पे जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इस युद्ध की समाप्ति 1792 में होती है और एक संधि होती है जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम संधि। इस संधि के अंदर जो
हैदर अली के उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान इस संधि पे हस्ताक्षर करते हैं और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों 7 साल बाद चौथा युद्ध होता है जिसका नाम है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 में युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं और गवर्नर बन जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब इस युद्ध के दौरान देखो 1799 में जो राजधानी थी मैसूर की श्रीरंगपट्टनम, इसकी रक्षा करते हैं जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और लास्ट में अंग्रेज यहाँ पे जीत ही जाते हैं। ठीक है, अब आता दोस्तों बक्सर का युद्ध जो 1764 के अंदर लड़ा गया था। दोस्तों ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उन्हें बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण इस लड़ाई के बाद मिल रहा था। तो बंगाल और बिहार बहुत बड़ा यहाँ पे पूर्वी भारत का इलाका कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर इस युद्ध के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल और बिहार का नियंत्रण अंग्रेजों को मिल जाता है। देखते हैं इस लड़ाई में क्या हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से ये युद्ध हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। किससे? हेक्टर मुनरो ने। और सामने थे मीर कासिम। तो मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध करते हैं जिनका नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। और परिणाम स्वरूप यहाँ पे मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं वो युद्ध हार जाती है और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और बंगाल और बिहार में अपना पूर्ण कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक संधि होती है जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। 1764 में युद्ध होता है। 1765 के अंदर अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, आपने नाम सुना होगा, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है और बक्सर के युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण इस युद्ध के बाद मिल जाता है। अब आता दोस्तों मराठाओं और अंग्रेजों के बीच के युद्ध। यहाँ पर 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 3 युद्ध हुए थे। अब देखते हैं दोस्तों, पहला जो युद्ध होता है 1775 में शुरू होता है और ये युद्ध की शुरुआत होने का कारण है सूरत की संधि। सूरत की संधि में अंग्रेजों द्वारा कुछ गड़बड़ करने की वजह से आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, 1782 में ये युद्ध समाप्त होता है और यहाँ पर एक संधि होती है जिसका नाम है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के साथ ये 7 साल बाद युद्ध समाप्त होता है। यहाँ पर मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता होता है सालबाई की संधि में कि 20 साल में आपस में कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि होती है और अंग्रेज और मराठा 20 साल तक कोई युद्ध नहीं लड़ते हैं। ये समझौता हुआ था और ये समझौता चला भी था। अब आता है दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि की थी दोस्तों। ठीक है, बेसिन की संधि के परिणाम स्वरूप ये आंग्ल मराठा युद्ध होता है क्योंकि अंग्रेज फिर यहाँ पे बेसिन की संधि के अंदर छेड़छाड़ करते हैं और संधि की शर्तें नहीं मानते हैं। तो 1802 के अंदर ये फिर युद्ध होता है, पर यहाँ पर जो है अंग्रेज युद्ध ये जीत जाते हैं। 1802 से 1805 के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब आता दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये युद्ध 1817 में हुआ था। पेशवा बाजीराव II इस युद्ध के अंदर खेरकी में पराजित हो गए थे। जो पेशवा बाजीराव II थे दोस्तों, उनको पुणे की संधि के अंदर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर किया था। साथ में दोस्तों मराठा सरदार यशवंतराव होलकर, अप्पा भोसले और सिंधिया इन युद्धों में पराजित हो चुके थे और यहाँ पे पुणे की संधि करके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है और अंग्रेज यहाँ पे अपना कब्जा और कर लेते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।